हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। तो पिछले लेक्चर में आप लोग को सॉल्यूशन यानी क्लास 12 का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड और प्लस स्टेट बोर्ड सबका स्टार्ट हो चुका है शारदा क्लासेज में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिकली सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन देखा था, सिलेबस को देखा था, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स थे जिसको आपको ऑलरेडी शारदा केमिस्ट्री वाले चैनल पर ऑलरेडी आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है। जो थोड़ा बहुत दिक्कत होगा वो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपके बीच नया टॉपिक वेपर प्रेशर लेके अवेलेबल है, और ये वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है वो कुछ देर बाद हम लोग ऑब्वियसली जान जाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, क्लास 12 का ये सिलेबस है। सॉल्यूशंस आपको फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। आपको यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का क्लास चल रहा है जो आपको कंटिन्यू अभी होगा। और नोट का एक पॉइंट आपको नीचे लिखा गया है, मेंशन देखिएगा, फॉर स्टेट बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम में इसी चीज़ का क्लास करना चाहते हैं, स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हमारे सीधा कहाँ चले जाएंगे, शारदा क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, और वहाँ पर स्टेट बोर्ड का सिलेबस आपको हिंदी मीडियम में बिल्कुल आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि दोनों बोर्ड के सिलेबस में काफ़ी डिफरेंसेज होते हैं। जो स्टेट बोर्ड का और सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड होते हैं, तो सारे डिफरेंस से बहुत सारे सिलेबस में डिफरेंसेज होते हैं। इस वजह से आपको वहाँ आपको स्टेट बोर्ड का पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल हिंदी में पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पर आपको शारदा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप लोग को इंग्लिश मीडियम में टोटल सिलेबस जो है आपका सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड क्लास 12 का दिया जा रहा है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भूलना नहीं है, क्योंकि अब बेटा आप लोग को लगातार लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, नॉन स्टॉप वे में आपको लेक्चर दिया जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली आपके एग्जामिनेशन से पहले टोटल का टोटल कंटेंट आपके हाथ में रख दिया जाएगा। ये पूरी कोशिश होगी शारदा क्लासेस के टोटल टीममेट्स के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वेपर प्रेशर। आपके सामने टॉपिक है वेपर प्रेशर, हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेपर प्रेशर टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए वेपर प्रेशर आपके बीच स्टार्ट किया जाए। लेकिन ये वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले जो वेपर प्रेशर है उसको समझने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आपको पहले समझना होगा, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देन आफ्टर हम लोग वेपर प्रेशर पर जाएंगे। तो पहले हम लोग को इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ टॉपिक आपको समझना होगा। नंबर 1 टॉपिक हमारे पास होगा इवापोरेशन। पहले हमको किसको समझना होगा? इवापोरेशन को समझना होगा कि इवापोरेशन क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे बेसिकली, इन डिटेल ज़्यादा जानने की अभी हमें आवश्यकता नहीं है। इवापोरेशन क्या होता है? तो इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? वाटर को हम हीट करते हैं। तो वाटर हीट करने के बाद चेंज कर जाता है किसमें? चेंजेज टू वेपर। किसमें चेंज कर जाता है? वाटर आपको वेपर में चेंज कर जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर को हीट करने के बाद जैसे ही हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, वो चेंज कर जाता है आपको वेपर में। तो वही आपका इवापोरेशन कहलाता है। इसका जस्ट उल्टा प्रोसेस एक होता है, वो आप जानते होंगे, ऑब्वियसली आपने पढ़ा भी होगा, वो आपको कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन क्या होता है उसको भी जान लेते हैं कि वेपर को आप कूल करेंगे। वेपर को क्या करेंगे? कूल करेंगे। जैसे ही वेपर को कूल किया जाता है तो वेपर कूल होने के बाद चेंज कर जाता है किसमें? चेंजेज टू वाटर। वेपर आपको किस में चेंज कर जाएगा? वाटर में चेंज कर जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये आपको इवापोरेशन हो गया, या आपको कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे कि इवापोरेशन कंडेंसेशन क्या हो जाता है। तीसरा टॉपिक हमारे पास इसमें जो आएगा वो आपको समझने की आवश्यकता है, वो बेटा होता है इक्विलिब्रियम। क्या होता है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? वैसे आप कंटेंट को देखिएगा, आप 11th क्लास कहीं ना कहीं पढ़े होंगे।
इक्विलिब्रियम पढ़ना है हम लोग को। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होगा वो आपको दो तरह के होते हैं। बेसिकली आपका एक रिवर्सेबल होता है, एक इरिवर्सेबल होता है। एक रिवर्सेबल केमिकल रिएक्शन होता है जो फॉरवर्ड बास्ट या बैकवर्ड बास्ट, यानी इसके आगे की ओर या फिर पीछे की ओर होगा। और यहाँ पर जो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होगा, वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, जरा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेट जो हो जाएगा, जैसे मान लीजिए A प्लस B आपस में केमिकली कंबाइन करता है, तो आपको V1 रेट से क्या बना लेता है, V1 रेट से आपका AB बना लेता है, और AB आपको डिकम्पोज करता है V2 रेट से, तो आपको किस में बदल जाता है, A और B में चेंज कर जाता है। A प्लस B केमिकली कंबाइन किया, जिसका रेट क्या था, ये स्पीड क्या था केमिकल रिएक्शन का, वो V1 था, तो AB बना, और AB आपको फिर से रिबैक किया V2 स्पीड से, और क्या बना लिया, तो A प्लस B का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये आपको रिवर्सेबल रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट कब होगा, जब V1 जो होगा, यानी रेट ऑफ आगे जाने का, इधर से इधर का रेट जो होगा वो V2 के बराबर होगा। दिस इज कॉल्ड कौन सा स्टेट, यही आपका इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। ये आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। तो ये कौन सा स्टेट आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गया। इसके बाद भी हमारे पास कुछ टर्म आपको पढ़ने हैं, जैसे यहाँ पर इवापोरेशन कंडेंसेशन में भी हम देख सकते हैं। आगे मेरे पास चौथा टर्म जो इसमें आएगा वो आपको क्या आ जाएगा, तो ओपन कंटेनर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओपन कंटेनर आ जाएगा। ओपन कंटेनर किसको कहा जाता है, वो आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, कि ओपन कंटेनर क्या होता है, क्लोज कंटेनर क्या होता है, वो भी आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, क्लोज कंटेनर, ओपन कंटेनर जानने की आवश्यकता है। तो ओपन कंटेनर और क्लोज कंटेनर जानने से पहले मैं आपको कुछ और बता दूं जिसकी आवश्यकता हमको सॉल्यूशन में होगी। वो आपको चौथा नंबर पॉइंट बेटा होता है सिस्टम। क्या होता है, सिस्टम। सिस्टम किसको कहा जाता है और सराउंडिंग्स किसको कहे जाते हैं, वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो वैसा स्पेस, ठीक है, वैसा स्पेस, ठीक है, द स्पेस used for supervision of anything else। ये मत लिखो, द स्पेस यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल ठीक है, वैसा स्पेस जिसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल सुपरविजन के लिए करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, सिस्टम। जैसे हमारा ये क्लासरूम क्या है, वो हमारा एक सिस्टम है। इसका जो नियम कानून होगा, जैसे मान लो कि क्लास में हम अगर टीचर आते हैं, कोई भी टीचर या ऑब्वियसली हम ही अगर जाते हैं, तो मेरा काम है पढ़ाना। तो जैसे ही आप सिस्टम के अंदर प्रवेश कीजिएगा, तो वो सिस्टम जो कहेगा उसी को फुलफिल करना होगा। तो वैसा स्पेस, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एक्सपेरिमेंटल सुपरविजन के लिए करते हैं, वो आपको सिस्टम्स होते हैं। और इसके जस्ट आउटसाइड द एक्सपेरिमेंटल, यानी सिस्टम के बाहर का जो स्पेस होता है, उसी को सराउंडिंग्स कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, सराउंडिंग्स। द आउटसाइड स्पेस, चाहे द स्पेस एक्सेप्ट सिस्टम, द स्पेस एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर जो भी स्पेस होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, कॉल्ड सराउंडिंग्स। यानी सिस्टम को छोड़कर जो स्पेस होगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, द स्पेस एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। द स्पेस एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। इसी को क्या कहा जाता है, सराउंडिंग्स कहा जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बेटा ये आपका बोतल है, मान लो कि ये आपके सामने एक बोतल है, ठीक है। इस बोतल में आप कुछ भी डाल देते हैं, तो इसके अंदर का जो पार्ट है ये आपको सिस्टम हो गया, ये आपको सिस्टम हो गया। तो बाहर के जो पार्ट आपको हमने स्टार से दिखाया है, ये टोटल का टोटल बोर्ड का स्पेस, इसको छोड़ के वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो सराउंडिंग्स हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो सराउंडिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंटल सुपरविजन के लिए जिस जगह को रखा जाता है
वही आपका जैसे लैब होता है, प्रयोगशाला है, जहाँ किसी भी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा ऑपरेशन थिएटर होता है डॉक्टर का, तो वो डॉक्टर का ऑपरेशन थिएटर वो उसका एक सिस्टम है जहाँ पर ले जाके वो ऑपरेशन करता है। उसके ऑपरेशन थिएटर को छोड़ के हॉस्पिटल का जो भी या बाहर का जो भी जगह है वो सारे के सारे क्या आ जाते हैं, सराउंडिंग्स कहलाते हैं। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे 11th क्लास में जो बच्चा थर्मोडायनेमिक्स ढंग से पढ़ा होगा उसको ये सब चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं आपको जैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ऑब्वियसली सारा चीज़ दिमाग में चला जाएगा। इसके बाद 6ठा नंबर पॉइंट जो हमको पढ़ना है वो आपको 6 नंबर पॉइंट्स आपका ओपन कंटेनर है। ओपन कंटेनर क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है। ओपन कंटेनर क्या होता है, तो ओपन कंटेनर ऐसा कंटेनर होता है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग्स में जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं, जब उसको पढ़ा दिए तो इसको बहुत एक्सप्लेन इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सिस्टम है। ओपन कंटेनर में क्या होगा कि सिस्टम में बाहर से सब्सटेंस भी अंदर चला जाएगा, सब्सटेंस जो होंगे वो अंदर जाएंगे, और बाहर से आपका हीट जो होगा वो भी अंदर जाएगा, और अंदर से हीट आपको क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। हीट बाहर भी निकल सकता है और अंदर से आपको सब्सटेंस भी बाहर निकल सकते हैं। सब्सटेंस भी क्या हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ओपन सिस्टम का मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो समझ में आएगा। जैसे टी इन ए कप, ए कप ऑफ टी या ए कप ऑफ टी, ए कप ऑफ टी यानी क्या, आपको कप में आपका चाय रखा गया है, तो कप में जो चाय रखा गया है तो चाय आपको ठंडा भी हो जाएगा। गर्म चाय आया है उसको नहीं ढकिएगा, ओपन है बिल्कुल, तो वो ठंडा भी हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद उसका अमाउंट जो होगा गर्मी के कारण वो उड़ भी जाएगा, ठीक है, और बाहर से कुछ में जा भी सकता है। तो अमाउंट का भी एक्सचेंजमेंट होता है बाहर से अंदर की ओर, और हीट का भी एक्सचेंजमेंट होता है, यानी दोनों का एक्सचेंजमेंट होता है। यानी अमाउंट भी बाहर से अंदर की ओर किसी पदार्थ को डाल सकते हैं, अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, और उष्मा या एनर्जी भी अंदर जा सकता है, एनर्जी भी बाहर निकल सकता है। ये आपका ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है। एक आपके होते हैं क्लोज सिस्टम, एक आपका क्या होता है, क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो क्लोज सिस्टम में बेटा आपका कहानी क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं कि नो एक्सचेंजमेंट हीट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। तो ये आपका सिस्टम है, बाहर क्या था, सराउंडिंग्स था, ये सारे क्या थे, सराउंडिंग्स थे। तो सराउंडिंग्स से हीट इसमें आ रहा था और बाहर सराउंडिंग्स में निकल भी रहा था। इसमें क्या हो जाएगा कि नो एक्सचेंजमेंट ऑफ heat and amount of substance, no exchangement of heat and amount of substance takes place between system and surroundings, इसको क्लोज सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, थर्मस फ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम होता है। थर्मस फ्लास्क जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि आप ठंडा के समय में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जितना डिग्री सेल्सियस पर जितना पानी को डालिएगा पानी भी उतना ही रहेगा, टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा, ना बाहर से अंदर कुछ जाएगा और ना अंदर से बाहर कुछ जाएगा जब तक आप उसको खोलिएगा नहीं। तो ये आपको कुछ कंटेंट थे, कुछ टॉपिक था जो आपको पढ़ना जरूरी था। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया वेपर प्रेशर में, तो इवापोरेशन क्या होता है, तो वाटर चेंज कर जाता है वेपर में, कंडेंसेशन वेपर चेंज कर जाता है वाटर में। इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो स्पीड जो होगा ए से बी की ओर, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। दिट मीन्स आपका इक्विलिब्रियम, तराजू का डंटी एक तरफ आपका कुछ डाला गया है, दूसरे तरफ आप बटखरा से कुछ खरीदते हैं, मान लो सोना खरीद रहा है तो देखता होगा पंखा बंद करके हम लोग लेते हैं, तो ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। दिस पोजीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, यानी जिस स्पीड से ए बी आपस में कंबाइन करके केमिकली रिएक्ट करके ए बी बना रहा है, ए प्लस बी मिलके ए बी, उसी स्पीड से ए बी अगर टूटकर ए प्लस बी में बदलना शुरू हो जाए, दोनों का स्पीड बराबर हो जाए, इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सिस्टम किसको कहा जाता है, तो वैसा स्पेस हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे सराउंडिंग्स का, हमारे एटमॉस्फेयर का वह जगह जिसको एक्सपेरिमेंटल सुपरविजन के लिए लिया जाता है वो सिस्टम कहलाता है। उसके बाद सिस्टम को छोड़कर जो बचा हुआ जगह होता है वो सारे के सारे सराउंडिंग्स कहलाते हैं। ओपन कंटेनर जिसमें एक्सचेंजमेंट ऑफ हीट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जा भी सकता है, आ भी सकता है, और इसमें ना कुछ बाहर से अंदर जाएगा और ना ही अंदर से कुछ बाहर आएगा। इतना कुछ आपको जानना होगा, इतना कुछ समझ गए तो अब हमारा स्टार्ट होता है क्या, वेपर प्रेशर। आज हम
जिस टॉपिक का शुरुआत करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बेटा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का निर्माण कैसे कैसे होगा जरा सा वो समझते हैं, लेकिन वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन का दर्शन करवाता हूं। जरा सा उस क्वेश्चन के विषय में सुनिएगा कि वो क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, इफ वी टेक सम लिक्विड इन एन ओपन कंटेनर then after some interval of time amount of liquid decreases या weight of liquid decreases। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि इफ वी टेक सम लिक्विड इन एन ओपन कंटेनर, किसी खुले बर्तन में कुछ द्रव पदार्थ या लिक्विड को या वाटर किसी को ले लो तो कुछ समय के बाद उस लिक्विड का वेट आपको घट जाता है। क्यों घट जाता है वही हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा कि जैसे मैं आपके सामने एक कंटेनर ले रहा हूं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपका कंटेनर है। इसमें आप क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल्स को लेंगे। किसको लेंगे? जो आपके वाटर है, जो भी मॉलिक्यूल्स है उसको लीजिएगा। तो मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये आपके मॉलिक्यूल्स है, लिक्विड पार्टिकल्स। जैसे मैंने वाटर को इसमें डाल दिया तो इस वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। इसमें आपके वाटर मॉलिक्यूल्स ये जो है सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए। ये होगा क्या कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है बेटा एयर के कंपैरिजन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपको चिपचिपा होता है। उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो आपको ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मॉलिक्यूल्स आपस में, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को जिस आकर्षण बल से, जिस आपको फोर्स से, जिस एट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करके रखता है, बाइंड करके रखता है, वो आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। किसके? एयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या होगा कि नीचे वाले जो अंदर में पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बल्क पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल्क पार्टिकल्स बोलते हैं, या इसी को आपको हैवी पार्टिकल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैवी पार्टिकल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भारी होता है, इसलिए क्या होता है? नीचे बैठ जाता है। और ऊपर में जो पार्टिकल्स आपको यहाँ दिखाए गए हैं इसको हम लोग सरफेस पार्टिकल्स या सरफेस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल्स या सरफेस पार्टिकल्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं। तो नीचे भी आप क्या कीजिएगा? मॉलिक्यूल्स ही लिख देते हैं, बेहतर रहेगा, समझने में अच्छा रहेगा। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स है, ये आपके क्या है? सरफेस मॉलिक्यूल्स है। तो बल्क मॉलिक्यूल्स और सरफेस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाएंगे वो एक दूसरे को इधर उधर सब तरफ से क्या होगा कि फोर्स लगाएगा। ये एक दूसरे पर क्या करेगा? इस पर चारों तरफ से आप देखिएगा तो सब तरफ से इस पर फोर्स लगेगा। यहाँ पर क्या होगा कि सब तरफ से आपको फोर्स लगाया जाएगा और ये एक दूसरे के कंपैरिजन में टाइटली बॉन्डेड होते हैं। एक दूसरे में यानी सब तरफ से जब बल लगेगा, किसी भी आदमी को सब तरफ से अगर पकड़ के हम बीच में खड़े हैं और चारों तरफ आदमी आके हमको क्रश करना शुरू कर देगा तो दब जाएंगे। बीच में क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। राहत का सांस कौन लेता है? जो पंक्ति में सबसे आगे खड़ा हो। देखता है बहुत भीड़ भाड़ है तो पंक्ति से हट के ऐसे खड़ा हो जाता है, इधर ऐसे हट के खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इसको तो लगेगा, लेकिन जो आपके सरफेस के मॉलिक्यूल्स होंगे उस सरफेस मॉलिक्यूल्स पर क्या लगेगा? तो नीचे से फोर्स लगेगा ऐसे करके। ये साइड से ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, लेकिन ऊपर का पोर्शन जो एयर पार्टिकल्स है वो आपको कम लगाएगा। इसके कंपैरिजन में उस पर कम फोर्स लगेगा। तो इस पर आपको तीन तरफ से लगेगा, नीचे से लगेगा, इस साइड से लगेगा, इस साइड से लगेगा। ऊपर से कोई फोर्स आपको नहीं लगेगा। ऊपर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो ऊपर से जो भी इसका प्रेशर होगा या टेम्परेचर ऊपर से, क्योंकि ओपन कंटेनर है तो टेम्परेचर और प्रेशर जो ऊपर से आएगा उसके कारण क्या होगा? टेम्परेचर और एयर का जो प्रेशर होगा उसके कारण ऊपर का पार्टिकल्स क्या कर जाएगा? यहाँ से इवापोरेट कर जाएगा। यहाँ से क्या कर जाएगा? तो इवापोरेशन यहाँ से होने लगेगा और इवापोरेट होने के बाद यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स जो आपके होंगे वो इवापोरेट कर जाएंगे और इवापोरेट करके यहाँ से बाहर हो जाते हैं। किसके कारण? तो इवापोरेशन के कारण। इवापोरेशन क्या होता है वो हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। तो जैसे ही इवापोरेट करके कुछ पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इट मीन्स कि इसका वेट जो हो जाएगा या लिक्विड का अमाउंट जो हो जाएगा इस ओपन कंटेनर में। ये पूरा कहानी आपको किस में करवाया गया है? तो ओपन कंटेनर में करवाया गया है। तो जैसे ही आपको यहाँ से पार्टिकल्स इवापोरेट कर जाएंगे तो आपका इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा?
डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। इवापोरेशन के कारण एस्केप करता है। तो इसमें दो तीन कंडीशंस आपको होते हैं। पहला तो ये होता है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी होगा, ये तो सब जगह से बंधा हुआ है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स के होंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपके ज़्यादा होंगे। किसके? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बल्क मॉलिक्यूल्स या हैवी मॉलिक्यूल्स। बल्क या हैवी मॉलिक्यूल्स से क्या होगा? हैवी मॉलिक्यूल्स से काइनेटिक एनर्जी उसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होंगे, यानी एट्रैक्टिव फोर्स जो होगा, यानी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन आपको इसमें, इसका जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होंगे किसके? सरफेस मॉलिक्यूल्स का जो होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन वो आपको कम होगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इसके क्या होंगे? कम होंगे। और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन FOA मतलब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो बल्क मॉलिक्यूल्स का होगा वो ज़्यादा होगा। तो नीचे वाला आपको ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, तो ये नीचे रह जाएगा। और ये जो आपका दिखाई दे रहा है इसके कारण क्या होंगे कि ऊपर वाले पार्टिकल्स जो होंगे, तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है वो एस्केप करना शुरू कर देगा। क्या करेगा? सरफेस मॉलिक्यूल्स आपको, चूंकि इस पर कम फोर्स लग रहा है और फ्रीली है, तो ये एस्केप करेगा। क्या करेगा? एस्केप करेगा ड्यू टू इवापोरेशन। किसके कारण? इवापोरेशन के कारण ये आपको उड़ना शुरू हो जाएगा। और जितने मॉलिक्यूल्स आपको इस पानी से उड़ जाएंगे उतना भार उसका क्या हो जाएगा? कम जाएगा। उतना वेट उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। उतना अमाउंट उसका घट जाएगा। तो ये आपको ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जो कहानी किसमें करवाया गया? तो ये टोटल का टोटल कहानी बेटा किसमें करवाया गया? तो ओपन कंटेनर में करवाया गया। किसकी चर्चा किए? तो ओपन कंटेनर का चर्चा की। और ये टोटल कहानी आपको ओपन कंटेनर में करवाया गया है, जो खुला बर्तन था उसमें। अब हम क्या करते हैं कि इसी चीज को क्लोज कंटेनर की ओर लेके चलते हैं। कहाँ लेके चलते हैं? क्लोज कंटेनर की ओर लेके चलते हैं। और क्लोज कंटेनर में देखते हैं कि क्लोज कंटेनर में क्या हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट। तो इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अब किस में? तो क्लोज कंटेनर में। ध्यान से देखिएगा, इनक्लोज कंटेनर क्या हो जाएगा? इनक्लोज्ड कंटेनर। जैसे ही हम क्लोज कंटेनर की ओर चलेंगे तो क्लोज कंटेनर में क्या घटना घटेगा उसको ध्यान से देखिएगा। क्लोज कंटेनर में भी एक क्वेश्चन लेते हैं, वही चीज जो लिया गया था। इफ वी टेक सम लिक्विड in closed container, if we take some liquid in closed container, then after some interval of time, कुछ समय के बाद या कुछ समय अवधि के बाद, some interval of time, the weight or amount of liquid does not change. The weight or amount of liquid will not change. Why? क्या कहता है कि मैंने क्या किया कि एक क्लोज कंटेनर ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? तो क्लोज कंटेनर ले रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम आपके सामने एक क्लोज कंटेनर ले रहे हैं। ऐसे करके एक कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर को मैंने क्या किया? बंद कर दिया। ये आपका क्या है? क्लोज कंटेनर है। इस क्लोज कंटेनर में हमने क्या किया कि क्लोज कंटेनर में जो आपके लिक्विड सब्सटेंस लिए गए हैं, वैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया? को लिक्विड सब्सटेंस को ले लिया। जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं, ये आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसा पहले हम दिखाए हैं बिल्कुल वैसे ही। और नीचे आपके जो हो गए और बल्क और हैवी मॉलिक्यूल्स आपको नीचे ले लिए गए हैं। ठीक है। तो आप क्या देखेंगे कि वही कहानी होगा। इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, नीचे वाला का कम होगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बल्क मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होगा, सरफेस वाला का क्या होगा? कम होगा। तो सरफेस वाला का कम होगा तो ये आपको फ्रीली इवापोरेशन से क्या करेगा कि ऊपर जो पार्टिकल्स दिया गया है ये आपको ऊपर की ओर, ऐसे की ओर भागेगा। लेकिन जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ऐसे से ऊपर जाएगा तो किस प्रोसेस से जाएगा? तो इवापोरेशन से जाएगा। किससे जाएगा? तो इवापोरेशन से ये आप नीचे से ऊपर जाएगा। लेकिन ऊपर जाने के बाद ये बाहर तो निकल नहीं सकता है, क्योंकि अंदर से कुछ बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कुछ अंदर आएगा नहीं। तो कुछ समय के बाद ये भी क्या करेगा कि ऊपर से टकराने के बाद ये वेपर ऊपर जाएगा और ऊपर से टकरा के फिर कंडेंसेशन प्रोसेस से किधर आएगा?
तो कंडेंसेशन प्रोसेस से ये फिर नीचे बैक की ओर आएगा और आने के बाद ये सरफेस मॉलिक्यूल से क्या करेगा, ये सरफेस मॉलिक्यूल से टकराएगा और जैसे ही ये सरफेस मॉलिक्यूल से टकराएगा तो इस वेपर के द्वारा जो प्रेशर इसके सतह पर लगाया जाएगा, यानी इस सरफेस मॉलिक्यूल्स के द्वारा, इस वेपर के द्वारा ऊपर से जो वेपर जा रहा है और फिर वापस आ रहा है और वो वेपर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को कौन सा प्रेशर कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर हुआ क्या कहानी, वो जरा मैं आपको समझा दूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ कि आपको जो लिक्विड था, जो आपका लिक्विड था, वो लिक्विड आपका क्या किया, तो लिक्विड आपका चेंज किया वेपर में, ठीक है। और वेपर आपको चेंज किस में कर गया, तो ड्यू टू इवापोरेशन से यहाँ हुआ, ऊपर वाला घटना आपको इवापोरेशन से हो रहा है और नीचे वाला घटना आपको कंडेंसेशन से हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का रेट, यानी इवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट दोनों समान हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस वेपर प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा और इसी स्टेज को क्या कहा जाता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। और घटना कहाँ हो रहा है, तो क्लोज कंटेनर में हो रहा है। किस में हो रहा है, क्लोज कंटेनर में। तो यहाँ से हम डेफिनीशन लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डेफिनीशन लिख सकते हैं क्या, कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर exerted by vapor on the surface molecules of liquid, on the surface molecules of liquid is called क्या, वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेपर प्रेशर बोलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है। यानी इसमें हुआ क्या कि इवापोरेशन, कंडेंसेशन, फिजिकल स्टेट, क्लोज कंटेनर, सारा का कहानी हो गया। तो ये बेटा आपका एक सिस्टम हो गया, ठीक है। बाहर के क्या हो गए, सराउंडिंग्स हो गए, सराउंडिंग्स का कोई चीज सिस्टम में आया नहीं, ठीक है। कंटेनर आपका क्लोज्ड हो गया। यहां से क्या होगा कि सरफेस मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी इसके ज्यादा होंगे, नीचे वाला का काइनेटिक एनर्जी कम होगा। नीचे वाले जो बल्क मॉलिक्यूल्स नीचे दिखाए गए हैं, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो ये आपको ऊपर की ओर उड़ेगा, इवापोरेट करेगा और फिर ऊपर जाके इससे टकराएगा और टकरा के फिर नीचे आएगा। और नीचे आने के बाद फिर सरफेस के मॉलिक्यूल से टकराएगा। तो जब उससे टकराएगा तो ये चूंकि वेपर के फॉर्म में है, तो वेपर तो एनर्जेटिक होता है ना, वाष्प जो होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, वो आपको सतह पर प्रेशर लगाएगा। उसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर कहा जाता है। इजंट इज क्लियर, बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे। तो वेपर प्रेशर कब कब हुआ, तो क्लोज कंटेनर में हुआ और हमेशा इक्विलिब्रियम जो होगा वो किस स्टेट में होगा, तो क्लोज कंटेनर में होगा। आगे बढ़े तो यहां से कुछ देखने को मिला क्या, कि वेपर प्रेशर लिख सकते हैं हम लोग कुछ पॉइंट। वेपर प्रेशर क्या, वेपर प्रेशर अकर्स, ऑलवेज अकर्स इन क्लोज कंटेनर, ऑलवेज अकर्स इन क्लोज कंटेनर। वेपर प्रेशर हमेशा किस में बन रहा है, तो क्लोज कंटेनर में बना, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, इक्विलिब्रियम जो होगा वो भी आपको हमेशा किस में होगा, तो क्लोज कंटेनर में होगा। तो इक्विलिब्रियम का कहानी भी कहाँ होगा, तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑलवेज अकर्स इन क्लोज कंटेनर। इक्विलिब्रियम जो होगा वो भी हमारा कहाँ होगा, तो हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा। तो वेपर प्रेशर भी हमेशा किस में होता है, तो क्लोज कंटेनर में होता है। और इक्विलिब्रियम भी हमेशा कब देखने को मिलता है, तो हमेशा आपको क्लोज कंटेनर में ही देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं, क्लोज कंटेनर में देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको बिल्कुल ऑब्वियसली मैं ये समझ सकता हूं कि आप वेपर प्रेशर समझ गए होंगे। अब मैं कुछ टॉपिक आपको, कुछ पॉइंट आपको बताता हूं। फैक्टर्स, ध्यान से समझिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं
उसके विषय में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर आपको वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है। तो पहला पॉइंट तो ये जान लीजिए कि वेपर प्रेशर जो होता है, तो पहला पॉइंट लिखिएगा, वीपी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर और वैसल, यानी वैसल का या कंटेनर का क्या शेप साइज है उस पर आपको वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? तो नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड जो हम लिए हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट हमारा होगा नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, यानी आप जो लिक्विड ले रहे हैं कंटेनर में उस किस नेचर का है उस पर आपको डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। तो नेचर ऑफ लिक्विड में कैसे समझेंगे हम, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आपको लेते हैं, तो चलिए हम इसको नेचर ऑफ लिक्विड का कहानी एक यहाँ समझाते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड, जैसे मान लो कि हम आपके बीच एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको CCl4 है और आपका H2 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर ले लिए। अब वेपर प्रेशर किस में ज़्यादा होगा वही आपको बताना है, वेपर प्रेशर किस में ज़्यादा होगा वही आपको बताना है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर में वेपर प्रेशर आपको किस में ज़्यादा होगा वही आपको बताना है। तो बेटा इसमें आप देखिएगा, तो इसमें आपको वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें कमजोर आकर्षण बल लगता है। इसमें क्या लगता है? कमजोर आपका वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है। क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो मजबूत होगा तो इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पर देखिएगा कि CCl4 और H2O आपको दिया गया है, तो H2O में आपके कौन से बॉन्ड बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसा कि अभी मैंने आपको चर्चा किया था। एक H2O मॉलिक्यूल्स जो होगा, यानी H2O मॉलिक्यूल्स O ले लीजिए, यहाँ पर H ले लीजिए, यहाँ पर H ले लीजिए, और यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर O ले लो, ऐसे करके यहाँ H ले लो, ऐसे H ले लो, और यहाँ से आपका क्या कीजिएगा? ओह गलती कर दी, एक सेकेंड, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एरर है, एरर को दूर करते हैं। यहाँ पर आपको क्या लेना है? तो जैसे यहाँ O ले लो और आपको वहाँ से H लेना है ना, हमको हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग को। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो H हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये O है और इधर फिर आपका ये H, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही आप इसको देखिएगा उसके बाद एक आप कहानी यहाँ पर देखिएगा, ये H है, ऐसे आपका ये O है और इधर आपका ये H है। बिल्कुल आप यहाँ पर कहानी ले लीजिए, तो ये आपका O है, ठीक है, ये आपको H है, और इधर से आप देखेंगे तो क्या ये H है और इधर से ये H है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसा ही कहानी है, मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपका O है और इधर जो आपका है ये H है और इधर जो आपका है H है। आप जो डॉटेड लाइंस देख रहे हैं, तो 1 मोल वाटर, ये आपका 1 मोल जो आपका वाटर दिया गया है, यानी एगो वाटर कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? तो 4 गो हाइड्रोजन, जो लाल कलर से दिखाया जा रहा है, ये आपके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आपस में जब बॉन्ड बनाता है वही आपको हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। जब इसके मॉलिक्यूल्स आपस में आसानी से टूटेगा नहीं तो इसके पार्टिकल्स इवापोरेट नहीं करेंगे, और जब इसका पार्टिकल्स इवापोरेट नहीं करेगा, वेपर में नहीं बदलेगा, तो वेपर प्रेशर कहां से बनाएगा? तो आपका वेपर प्रेशर इसमें जो ज्यादा होगा तो इसका वीक बॉन्ड होता है, इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इट मींस क्या? इवापोरेशन जो H2O का होगा वो वेरी डिफिकल्ट होगा। यानी क्या? इससे ये पता चल रहा है कि इवापोरेशन ऑफ H2O इज वेरी डिफिकल्ट। क्या हो जाएगा? इज वेरी डिफिकल्ट। इवापोरेशन जो H2O का होगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाएगा। इवापोरेशन जो H2O का होगा वो क्या हो जाएगा? बहुत ही कठिन हो जाएगा, ठीक है।
इज वेरी डिफिकल्ट। जब इवापोरेशन इसका कठिन हो जाएगा, यानी क्या, वेपर प्रेशर जो होगा वो किसका, CCl4 का वेपर प्रेशर जो होगा वो आपको ज़्यादा हो जाएंगे किसके द्वारा, तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O से ज़्यादा हो जाएगा, यानी प्योर का वेपर प्रेशर। इससे ये पता चला कि P0 यानी प्योर वेपर प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CCl4 जो होगा वो आपको ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर H2O। यानी वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा हो गया, तो आपका CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपस में एक दूसरे से एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से बधा हुआ था, बाइंडेड था, वो आपको वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स से था और इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो इससे आप समझ गए होंगे। तो ये तो आपका एक पहला एग्जाम्पल था जो मैंने दिखाया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर और इथेनॉल का एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दिखा दूँ, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा, जैसे आप H2O ले लीजिए और दूसरे तरफ C2H5OH ले लीजिए, इथेनॉल ले लीजिए। अब इसमें आपको बताना है कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों बनाता है। ये आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण ये भी करता है, क्योंकि इसमें भी OH है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण ये भी करता है, इसमें भी OH है। दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो संख्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का संख्या इसमें क्या होता है, अधिक संख्या में होता है, और इसमें क्या होता है, कम संख्या में होता है। ठीक है, तो अधिक संख्या में हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, इसका मतलब इसका जो बॉन्ड अधिक संख्या में हुआ तो ये काफ़ी स्ट्रांग हो गया, ये इसके कंपेरिजन में क्या हो गया, वीक हो गया। इट मीन्स क्या, जो वेपर प्रेशर होगा किसका, वेपर प्रेशर ऑफ C2H5OH का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स क्या, जो वेपर प्रेशर आपका C2H5OH का होगा वो आपको ज़्यादा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ क्या, H2O के वेपर प्रेशर से आपको अधिक हो जाएंगे। ये आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। मैं अगर तीसरा एग्जाम्पल कैरी आउट करूँ इससे, तो वो क्या हो सकता है, तो उसका भी कहानी हम देखते हैं। एक जनरलाइज एग्जांपल दिखाते हैं कि वेपर प्रेशर का। तो ये नेचर ऑफ लिक्विड का कहानी बता रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम आपके सामने ले C2H5OH को ले लिए, ठीक है, नंबर 1 चीज़। और नंबर 2 इसमें लेते हैं, 2-3 लिक्विड आपको ले लेते हैं। और 2-3 लिक्विड क्या लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो CH2OH ले लेते हैं, और फिर आपको यहाँ CHOH ले लेते हैं, फिर यहाँ पर CH आपका OH ले लेते हैं, ठीक है। एंड सो मेनी ऐसे ही आपको मान लेते हैं कि यहाँ पर CH2OH ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको ले लिया गया है। तीसरा मैं इसी में एग्जांपल ले लूँ ऐसे ही आपको, तो CH2OH ले लिए, उसके बाद आपका CHOH ले लेते हैं, CHOH ले लेते हैं। और आपको तीसरा में क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। यहाँ पर आपका CH2OH ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा वो आपको किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, किस में क्या होगा, वो आपको बताना है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आपका जो होगा वो आपका कम होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि OH की संख्या इसमें कम है। यहाँ जब हाइड्रोजन बॉन्ड देखिएगा तो ऐसे ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिखाई देंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली जो डॉटेड लाइन से हम दिखा रहे हैं, आप जब देखेंगे तो ऐसे आपको हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आएंगे, ठीक है। ऐसे जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 1 2 इधर से 3 3 6 3 9 3 12, इसमें 12 को नजर आएगा। तो इसमें आपका क्या होगा, मच मोड़ हो जाएगा, मच मोड़ हो जाएगा, ठीक है, मच मोड़। और इसमें कितना होगा, तो इसमें आपका मिडिल में हो जाएगा, ठीक है। या ऐसा करो कि हम थोड़ा सा और चेंजेज ला देते हैं क्वेश्चन में, ताकि तुमको समझने में और आसानी हो जाए, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं कि जनरलाइज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। तो आपको बहुत समझने में आसानी हो जाएगी। इसको जनरलाइज कर देते हैं कि सो मैनी आपको ऐसे बढ़ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोड़ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, मच मोड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मच मोड़, यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, H बॉन्ड्स, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, मोड़ H बॉन्ड्स होगा, अधिक संख्या में होगा। इसमें आपका लेस नंबर ऑफ H बॉन्ड होगा, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जब हो जाएगा तो उसका इवापोरेशन बहुत कम होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि आपको सबसे ज़्यादा जो वेपर प्रेशर यानी होगा, तो वेपर प्रेशर P0 जो आपका होगा वो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर, इसमें कम बॉन्ड है। 1 वाला का क्या होगा,
ज़्यादा होगा, उसके बाद पी नॉट आपका 2 वाला का होगा, उसके बाद आपका पी नॉट किसका होगा, 3 वाला का होगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, नो डाउट कि समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो ऊपर से कुछ क्लियर हो रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम above examples, above examples, from above examples it becomes clear that, it becomes clear that, ठीक है, ऊपर वाले से ये क्या क्लियर हो रहा है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच अगर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर आपका कम होगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया कि एक पॉइंट क्या होता है, यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव किया जाए। ऑब्वियसली आप लोग समझ रहे होंगे, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा कॉपरेट हमको करेंगे उतना ही तेज़ी से हम काम करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, तेज़ी से विजुअलाइजेशन बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से सारे का सारे कंटेंट आपके इस चैनल पर रख दिया जाएगा। ठीक है, और जो बच्चे आपको स्टेट बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तुरंत आप लोग क्विक ज्वाइन कीजिए, किसको, शारदा क्लासेज वाले यूट्यूब चैनल पर आइए और वहां आपका सिलेबस बिल्कुल हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है, हिंदी में बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे टॉपिक हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशंस को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। सब्सटेंस को हम लोग वेपर प्रेशर के आधार पर क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर के आधार पर जो इतने भी सब्सटेंसेज हमारे पास है उन सारे सब्सटेंसेज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक आपका वोलेटाइल नेचर का होगा, दूसरा आपका नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। एक हमारा क्या होगा, तो वोलेटाइल नेचर का होगा जिसको उड़नशील बोलते हैं, एक आपका नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा। एक आपका वोलेटाइल होगा, दूसरा आपका नॉन वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल नेचर उसको कहा जाएगा जिसके वेपर प्रेशर का मान यानी प्रेशर जिसका 0 के बराबर नहीं होगा। नॉन वोलेटाइल उसको कहा जाएगा जिसका प्रेशर आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर आपको 0 के बराबर, जिसका पी नॉट का मान 0 नहीं हो, जिसका पी नॉट का मान 0 हो वो हो जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका हम एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, इसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या आपको जो पी नॉट 0 के बराबर नहीं होगा इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं वाटर। वाटर आपका वोलेटाइल नेचर का होता है। इतना ही नहीं, इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं CH2OH, क्या CH3OH मीथेनॉल। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं C2H5OH इथेनॉल। ठीक है, इतना ही नहीं, हम इसका एग्जाम्पल और लिख सकते हैं C6H6 बेंजीन। इसका और एग्जाम्पल लिख सकते हैं C6H5CH3 टॉलिन ETC। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके वोलेटाइल नेचर का होगा। ठीक है, यानी ये उड़नशील पदार्थ होंगे जिसका कुछ ना कुछ वेपर में जब चेंज करेगा तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो वो 0 नहीं हो सकता। और कुछ आपके नॉन वोलेटाइल हैं, जैसे आपका नॉन वोलेटाइल में कौन सा आ जाएगा, जैसे आपका यूरिया आ गया। नॉन वोलेटाइल में क्या हो गया, हैविंग नो टेंडेंसी टू इवापोरेट सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, मुख्य रूप से आपको इसमें आपको जिसकी टेंडेंसी इवापोरेशन की नहीं होती है। ठीक है, नो टेंडेंसी टू इवापोरेट, नो टेंडेंसी टू इवापोरेट, जो आसानी से इवापोरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, इवापोरेट करने की टेंडेंसी नहीं होते, इसमें आपके सॉलिड सब्सटेंस आ जाएंगे। मुख्य रूप से सॉलिड जितने भी होंगे, जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आपका यूरिया हो गया। यूरिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो NH2CONH2 होता है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास याद रखिएगा, आगे हम यूज करेंगे, 60 ग्राम होता है। ठीक है, वैसे ही आपको ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज आपका क्या होता है, तो C6H12O6 होता है। इसका भी मॉलिक्यूलर मास आपको याद होना चाहिए, 180 ग्राम होगा। ठीक है, वैसे ही आपको शुगर, ठीक है, या सुक्रोज लिख सकते हैं, सुक्रोज क्या C12H22O11। ठीक है, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 342 ग्राम होता है। कितना होता है,
342 ग्राम होता है। तो ये आपको नॉन वोलेटाइल नेचर का होता है, जो उड़नशील नहीं होता है, जो आसानी से इवापोरेट नहीं कर सकता है। तो एक वोलेटाइल समझ गया, दूसरा हम लोग नॉन वोलेटाइल समझ गए। एक और पॉइंट हमारे पास तीसरा क्या आता है, तो टेम्परेचर का आता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, टेम्परेचर का आता है। और टेम्परेचर भी आपको प्रभावित करता है, किसको, तो वेपर प्रेशर को इफेक्ट डालता है। वेपर प्रेशर आपको इफेक्टेड होता है किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा भी। कैसे, तो आप जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद आपका काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ जाएगा, इट मीन्स क्या, वेपर प्रेशर आपका इंक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इट मीन्स क्या, आप एक तरफ टेम्परेचर को लेते हैं, एक तरफ वेपर प्रेशर लेते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वीपी भी आपका क्या कर जाता है, बढ़ने का काम करता है। टेम्परेचर के साथ साथ आपका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ने का काम करेगा। तो एक तरफ हम टी को लिए, एक तरफ हम वीपी को लिए, तो आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वीपी भी क्या करेगा, बढ़ने का काम करेगा। तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये आपका आज का जो वेपर प्रेशर का टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से उसको पढ़ के रखिएगा, समझ के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास यानी आपका इसके अगले लेक्चर में जो चर्चा होगा वो बेटा रॉल्स लॉ चर्चा करेंगे। ठीक है, रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ का चर्चा किया जाएगा। और अगले क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट और खूबसूरत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स के आने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ तक समझे, समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड वाले जितने भी बच्चे हैं वो अभी क्विक ऑनलाइन सर्विस के लिए सीधे ज्वाइन करें। मैं इसके बाद आपको ये सारे लेक्चर्स का पीडीएफ भी देने जा रहा हूँ। पीडीएफ के साथ साथ आपको बुकलेट मटेरियल भी आपको शारदा क्लासेस प्रोवाइड करवाएगा। और आप जिस भाषा में जैसे पढ़ना चाहे वैसे आप पढ़ सकते हैं। नीचे ऑब्वियसली मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप डायरेक्ट उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गए, ऐसे और भी बोर्ड हैं, वो बच्चे को सीधा आप कहे कि आप शारदा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। शारदा क्लासेस में हिंदी मीडियम में आपका उनका सिलेबस वहाँ आपको पढ़ाया जा रहा है 12 का, वहाँ ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। तो अब आप लोग हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।